हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज है हमारे इस सीरीज का छठा क्लास और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुप्त वंश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं गुप्त वंश से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में, उन सभी को आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, आज आप सब जो है अपने गुप्त वंश का प्रैक्टिस सेशन भी इस क्लास को मान सकते हैं। अगर आपने गुप्त वंश को पढ़ा है तो आपका ये क्लास जो है आप सबका एक प्रैक्टिस के रूप में भी हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए बस इतना अगर आप पढ़ लेते हैं जो भी हम यहाँ पे बताया जाएगा, तो आप सबका गुप्त वंश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी से आप सबको अच्छे से याद होता है। उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आज हम गुप्त वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम में उन सबको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको जो गुप्त काल था, गुप्त काल के वंशजों के बारे में पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो गुप्त काल के संस्थापक जो थे वो थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। तो इसका सबसे पहला एक क्वेश्चन बनता है श्रीगुप्त। उसके बाद श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच। ठीक है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच। फिर घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम। फिर चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना समुद्रगुप्त। फिर समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर उसके बाद कुमारगुप्त। इसके बाद और भी आए हैं, लास्ट में स्कंदगुप्त तक जाता है। ठीक है, तो पहले कौन थे? श्रीगुप्त, फिर उसके उत्तराधिकारी घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त। ठीक है, इस तरह आप सबका जो गुप्त वंश का उत्तराधिकारी चलते रहा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की उपाधि को उनके दरबारी कवि, जो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हैं, तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां जो थी उनके दरबारी कवि डैश द्वारा प्रशस्ति नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया है। तो किसके द्वारा दर्ज किया गया है? आंसर यहाँ पे मैंने रिवील कर दिया, इसको छुपा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का कौन दरबारी कवि था जिसने उसकी उपलब्धियों को प्रशस्ति नामक एक शिलालेख में दर्ज किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन इसका सही आंसर हो जाएगा। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को प्रशस्ति नामक शिलालेख में दर्ज किया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। हरिसेन समुद्रगुप्त प्रथम जो है, समुद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी। अभी मैंने बताया श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर आपके आए थे कुमारगुप्त। ठीक है, इस तरह से तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, उसने कविराज और विक्रमांक, देखिए उन्होंने दो उपाधियां धारण की थी। पहली बात तो समुद्रगुप्त के बारे में एक जान लीजिए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दूसरी बात कि समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। ठीक, उसके बाद उन्होंने कविराज और विक्रमांक की उपाधियां भी धारण की थी। तो एक क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चन अभी देखने को मिले कि समुद्रगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। दूसरा, उसने कविराज और विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। दूसरी बात, समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक, 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से रेडी हो गए। अगला देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? ठीक है, तो देखो बाघ गुफाओं का जो है, बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। तो गुप्त काल से ही संबंधित है। बाघ गुफाओं में जो चित्रकला बनी है वो गुप्त काल से संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं बाघ गुफाएं है कहाँ। तो बाघ गुफाएं जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? बाघ गुफाएं ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जो है 9 चट्टानों को काट कर बनाए गए स्मारकों का एक समूह है। ठीक है, इन गुफाओं की स्थापना बौद्ध भिक्षु दातक ने की थी। देखिए जो बाघ गुफाएं हैं उसकी स्थापना किसने की थी? तो बौद्ध भिक्षु दातक ने की थी। ठीक है, आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट भारत में जो गुफाएं हैं उनके बारे में। तो उंदावली गुफाएं जो है वो आंध्र प्रदेश में है। बराबर की गुफाएं हमने कल या परसों पढ़ा होगा, तो बराबर की गुफाएं बिहार में है। ठीक है, बादामी गुफाएं कहाँ पे है? बादामी गुफाएं मंदिर
कर्नाटक में है। उदयगिरी गुफाएं कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अगला, अजंता और एलोरा की गुफा। अजंता और एलोरा की गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे देखते हैं कि वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से है? तो वाकाटक वंश का सीधा संबंध आप सबका पूछा गया है, किस गुप्त सम्राट से है? अगर आपको पहले से आंसर आ रहा होगा तो आप आंसर कमेंट करें, ताकि आपको भी पता चले कि हम कितना सही कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो वाकाटक वंश का सीधा संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। ठीक है, तो वाकाटक वंश के बारे में जानते हैं। वाकाटक वंश जो है आप सबका 250 ईस्वी में विंध्य शक्ति द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसके बारे में आपका जो अजंता की गुफाएं हैं 16, 17 और 19 में उसके चित्रकला के द्वारा से उत्कृष्ट किया गया है। ठीक है, ये है। वाकाटक वंश उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इससे गुप्त काल से रिलेटेड था तो इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। आगे देखते हैं कि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? तो देखिए, आप सबको यहाँ पूछा गया, सती प्रथा से रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आप सभी को कि सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? कि कौन से महापुरुष थे जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था? ये आपको कमेंट करना है। अभी आप कमेंट कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? तो इसका भी आंसर होगा गुप्त काल। ठीक है, तो सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। और कहाँ पे मिलता है? तो गुप्त जो सती प्रथा का पहला उल्लेखनीय उदाहरण मिलता है आपका मध्य प्रदेश के भानुगुप्त के एरन स्तंभ में। तो भानुगुप्त का जो एरन स्तंभ था वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। उसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, प्रथम उल्लेख। ठीक है, और जो मैंने आप सबको क्वेश्चन पूछा कि इसका अंत करने का श्रेय किसको जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय ने सती को प्रत्येक शास्त्र के अनुसार हत्या बताया था, और उन्होंने बहुत सारे संघर्ष करने के बाद सती प्रथा को खत्म किया, उनको श्रेय जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति। तो गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? तो प्रयाग, आपको पता है प्रयागराज कहाँ पे है? यूपी में। यूपी में कहाँ पे? इलाहाबाद में। तो प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। और अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि समुद्रगुप्त का उपलब्धियों को दर्शाया गया था हरिसेन के द्वारा। कहाँ पे? प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बहुत कोई देखेंगे कि भाई यहाँ पे श्रीगुप्त तो है नहीं। तो श्रीगुप्त गुप्त काल के संस्थापक थे, लेकिन एक्चुअल में गुप्त काल स्टार्ट माना जाता है तो वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल से। क्या माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो कब से कब शासन किया था? 1920 से स्टार्ट हुआ है। तो ज़्यादातर मानते हैं कि 1920 बोल रहा हूँ, 320 से स्टार्ट माना जाता है गुप्त वंश का। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमर सिंह डैश के दरबारी तेजस्वी का व्यक्तियों में से एक थे। तो देखिए, अमर सिंह जो थे किसके दरबार में थे, ये पूछा गया है आपको सीधा सीधा। तो अमर सिंह जो थे वो आपके नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। तो किसके पास नवरत्न थे, किसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे? अगर आपको पता होगा तो आप आंसर कर सकते हैं। तो अमर सिंह जो थे वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, एक तेजस्वी व्यक्ति के रूप में, और उनके नवरत्न में से एक। आप बोलेंगे कि अकबर का नवरत्न था, लेकिन अकबर के अलावा गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में भी उनके नवरत्न थे, और उनके नवरत्न में से एक थे अमर सिंह। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी। ओके, तो चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त का शासन 380 से 415 ईस्वी तक था। ठीक है, यह गुप्त वंश के तीसरे शासक समुद्रगुप्त का पुत्र था। तो चलिए आप फटाफट से हमको बताइए कि जो आप सबका समुद्रगुप्त किसके पुत्र थे? तो समुद्रगुप्त आपके चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम किसके पुत्र थे? तो घटोत्कच के। और घटोत्कच किसके थे? तो श्रीगुप्त के थे। पहले मैंने इसीलिए पहले आपको वो चीज़ बताया ताकि आपको आगे काम दे। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे?
हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए हर्षवर्धन के दरबारी कवि, हर्षवर्धन पूछा है तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि जो था बाणभट्ट। अगर आपने पढ़ा होगा बाणभट्ट के बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि बाणभट्ट ने ही हर्षचरिता लिखा है, हर्षचरित लिखा है, हर्षचरित में हर्षवर्धन के बारे में बताया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाएगा कि बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, इसीलिए उसने हर्षचरित भी लिखा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ठीक है, तो बाणभट्ट उनके गुरु का नाम भातसु था। बाणभट्ट का गुरु कौन था? भातसु। ठीक है, बाणभट्ट की 3 रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन कौन? तो एक हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक। देखिए हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक। ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने डैश की भव्य उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी, ये चीज़ पूछा है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था। सबसे पहले शासक थे जिन्होंने महाराज धीराज का उपाधि धारण किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराज धीराज। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की जो उपाधि थी धारण किया था। उसके बाद गुप्त वंश के संस्थापक आप सभी को पता है श्रीगुप्त। ठीक है, इसको जिसने महाराज की उपाधि धारण किया था, फिर महाराज धीराज का उपाधि धारण किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दौरा किया था। तो ये आपसे पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में फाहियान आया था, तो फाहियान किसके टाइम पे आया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम पे, ये आपको पूछा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न, जैसे कि अभी मैंने बताया कि किसके पास नवरत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के पास नवरत्न थे। तो दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा है? मंत्र शास्त्र किसने लिखा है, ये आपको यहाँ पे पूछा है। तो मंत्र शास्त्र किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेताल भट्ट। जो थे बेताल भट्ट, आप सब ने बेताल भट्ट ने ही मंत्र शास्त्र लिखा है। तो उनके दरबारी कवि में कालिदास भी थे, बेताल भट्ट भी थे, ये भी थे और अमर सिंह, सब थे इनके दरबारी कवि में। लेकिन मंत्र शास्त्र किसने लिखा है? तो बेताल भट्ट ने। ठीक है, अब देख लेते हैं हम चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि में जो 9 रत्न थे, दरबार में 9 रत्न जो थे वो कौन कौन थे, ये भी पूछ देता है कि कौन कौन थे कौन नहीं थे। ठीक, तो सबसे पहले अमर सिंह, अभी मैंने पहले बताया, फिर धनवंतरी, फिर हरिसेन, फिर कालिदास, फिर छपणक, शंकु, वराह मिहिर, फिर वरुचि, बेताल भट्ट। ये जो थे 9 व्यक्ति थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासन शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल था। तो देखिए कुमारगुप्त का काल को शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल माना जाता है। लेकिन कुमारगुप्त किसके पुत्र थे, किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये आपको आंसर करना है। ये बात आप सबको पता है कि कुमारगुप्त किसके उत्तराधिकारी थे। चलिए बताइए कुमारगुप्त किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सबका? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, कुमारगुप्त किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय किसके थे? तो समुद्रगुप्त के। इस तरह से आपको याद रखना, आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई कौन किसका पुत्र था, कौन किसका पुत्र था। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है। इसी से डायरेक्ट पूछ देगा कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, तो आपको आंसर करना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, या फिर कौन से राजा को, इतिहास में कौन से राजा को क्या बोलते हैं, म्यूजिक प्रेमी या फिर संगीत प्रेमी कहा गया है? हाँ, संगीत प्रेमी। तो किसको कहा गया है? क्योंकि वीणा बजा रहे हैं इसका मतलब उनको संगीत से प्यार होगा। तो किनको कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसका सही आंसर समुद्रगुप्त। ठीक है, अब आप हमको बताइए समुद्रगुप्त किसके पुत्र थे? आगे और एक बात, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, शायद मैंने आपको पहले भी बताया, फिर भी बता देते हैं। और उन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। ठीक, आगे देखते हैं कि शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? अभी हमने एक और उपाधि के बारे में पढ़ा, महाराजा धीराज का उपाधि। तो महाराजा धीराज का उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था। लेकिन जो विक्रमादित्य का उपाधि है उसको किसने धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। और श्रीगुप्त ने महाराज का उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज का
और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय वह समुद्रगुप्त और दंत देवी का पुत्र था। उन्होंने भारत के स्वर्ण युग के दौरान 380 से 415 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य पर शासन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी था। देखिए अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ गया। तो घटोत्कच, आप ये हमको बताइए कि घटोत्कच किसका उत्तराधिकारी था। तो घटोत्कच अभी मैंने बताया कि पहला था श्रीगुप्त, फिर उसके बाद घटोत्कच आया, घटोत्कच के बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, और घटोत्कच के पिता कौन थे, तो श्रीगुप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है संस्थापक श्रीगुप्त। उसके बाद देखिए अभी यही चीज़ मैंने आपको दिखाया था, जो ये था यही आपको मैंने दिखाया था, इसमें दिखा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश ने करवाया है। तो देखिए किस वंश ने कराया, अभी हम पढ़ रहे हैं गुप्त काल, कोई भी नॉर्मल सा बंदा होगा वो भी बता देगा कि भाई गुप्त वंश ही कराया होगा। चलो फिर भी आपको अगर सब मिक्स क्वेश्चन में आए तो आपको कैसे आंसर करना है। तो दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो था उसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा आपका। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, कब देखिए CHSL का 10 तारीख 3 महीना और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है 4th शिफ्ट में। तो भाई जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने किए हैं उन सभी के नीचे आप सबको डेट और एग्ज़ाम भी लिखा होगा, तो आप देख लीजिएगा कि सब पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, तो आगे भी आने के चांसेस रहते हैं। देखिए गुप्त काल से इतने सारे क्वेश्चन आप सबको देखने को मिल रहे हैं, तो इससे बाहर कुछ देखने को नहीं मिलेगा, तो आप गुप्त काल यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि किधर गया भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था। तो कौन सा पद हरिसेन के पास नहीं था ये पूछा है। तो संधि विग्रहक, महादंडनायक और क्या लिखा है भाई, कुमारामात्य। ठीक है, पता नहीं, कुमारामात्य लिखा है, कुमारामात्य। तो और नगर श्रेष्ठी, तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी का जो है पद हरिसेन के पास नहीं था, बाकी सब तीनों होंगे इसके 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 हिसाब से। तो नगर श्रेष्ठी जो है वो आपका हरिसेन के पास उसका पद नहीं था। नगर श्रेष्ठी का मतलब क्या है, मुख्य बैंकर या फिर व्यापारी। नगर श्रेष्ठी को मतलब अभी जो मुख्य बैंकर बोलते हैं या फिर व्यापारी बोलते हैं, तो उसको बोला जाता था नगर श्रेष्ठी। ठीक है, कवि हरिसेन जो है कि कार्यालय, मानदंडनायक, मुख्य न्यायाधीश के अधिकारी और कुमार अमात्य, महत्वपूर्ण मंत्री और एक संधि विग्राहक, युद्ध और शांति मंत्री। मतलब ये इनके पास 3 पद था। कौन कौन था देखिए भाई, सब तो इंपॉर्टेंट पद यही रख लिया था आगे। दूसरा को क्या दिया होगा, देखिए मुख्य न्याय अधिकारी के रूप में भी थे, महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में और युद्ध और शांति मंत्री के रूप में भी इनके पास 3 पद थे। और जो एक नहीं था, कौन नहीं था, नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी मतलब बैंकर या और व्यापारी का पद नहीं था। ठीक है, ये आपका देखिए SSC CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं कि फाहियान ने अपने घर वापस लौटने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से अपनी यात्रा शुरू की थी। देखिए भाई, आप इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले ये बताइए कि फाहियान किसके टाइम पे यहाँ आया था। फाहियान किसके काल में भारत आया था। अभी शायद मैंने पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया है कि फाहियान किसके टाइम पे यहाँ आया था। तो देखिए फाहियान भारत आया, फिर भारत में रहा, फिर अपना कामकाज जो भी करने का था कर लिया। उसके बाद फिर वो जब अपना घर लौट रहा था, तो जब बाहर लौट मतलब वापस लौट रहा था, तब कौन से राज्य से वो अपनी यात्रा शुरू किया था, ये चीज़ आपको पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल। देखिए बंगाल से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम जाने का सुविधा जो बंगाल से ज़्यादा पड़ता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल। ये भी आपका SSC CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले शिफ्ट में। ठीक है, बंगाल। तो फाहियान जो है चीनी यात्री ने व्यापारी के जहाज़ पर सवार होकर बंगाल से घर वापसी किया था। तो आप सबको पता है कि बंगाल में पोर्ट था, बंगाल बोले तो उधर क्या है, हिंद महासागर है ना। तो हिंद महासागर में उस टाइम पोर्ट उट था। तो पहले का माध्यम क्या था, पहले तो आदमी लोग जहाज़ से, हेलीकॉप्टर तो था नहीं, एरोप्लेन तो था नहीं, क्या था, तो पानी जहाज़ था, पानी में चलने वाले जहाज़, तो पानी के जहाज़ से ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बिहार के पास कोई समुद्र है नहीं, महाराष्ट्र के पास है लेकिन, और उड़ीसा के पास भी है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बंगाल, उस टाइम का फेमस जगह था। तो ये भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आंसर यही होगा। उसके बाद बंगाल से ही वो यहाँ से गया था। ठीक है, और फाहियान जो किसके
टाइम पे आया था, ये आपको आंसर करना है। तो फाहियान किसके टाइम पे आया था? ठीक है, तो ये आप जल्दी से आंसर करके बताइए। आगे देखते हैं कि हैन सांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में स्थित सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्यालय केंद्र नालंदा में अध्ययन किया था? तो बौद्ध जो नालंदा है वो कहाँ पर था? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? नालंदा एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, भारत का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय माना जाता है। तो भाई वो था, और वहाँ पे पढ़ने के लिए दूर दूर से, विदेशों से लोग आया करते थे यहाँ पे बौद्ध धर्म का शिक्षा लेने, क्योंकि यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट जो धर्म था उस टाइम बौद्ध धर्म था। ठीक है, तो वो कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय। आप सभी को पता है कि भैया आपका बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो बिहार में था। और नालंदा विश्वविद्यालय का नींव किसने रखा था? तो कब बनाया गया था? तो ये कुमारगुप्त ने बनाया था, गुप्त वंश के टाइम पे कुमारगुप्त ने। ये भी पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के किसके द्वारा बनाया गया था? तो कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 5वीं शताब्दी के में शुरुआत हुई थी इसका बनना। ठीक है, और ये बिहार में है। ओके, आगे देखते हैं कि समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त की माता जो है आप सभी किस, अभी ये मैंने बताया था, लिच्छवी राजकुमारी से शादी किया था। कौन? समुद्रगुप्त का पिता कौन हुआ? आप सबको पता है समुद्रगुप्त का पिता चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी के राजकुमारी से शादी किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिच्छवी। ठीक है भाई, देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो मम्मी का क्या बोलते हैं, मायके भी पूछ दिया। तो ये हो गया लिच्छवी से। ठीक है, एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा लिच्छवी। तो ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम और रानी कुमारी देवी लिच्छवी की थी, लिच्छवी वंश की। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम और रानी कुमारी देवी उसका माता का नाम था। और पुत्र समुद्रगुप्त जो 335 से 375 थे, उनका उन्होंने कविराज की भी उपाधि धारण की थी। ठीक है, उसके बाद और देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे मिला है कि V.A. स्मिथ द्वारा उन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है। नेपोलियन तो कहा गया है समुद्रगुप्त को, ये तो पता है सबको, लेकिन किसने कहा है? यह हो गया V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ द्वारा उनको नेपोलियन कहा गया, भारत का नेपोलियन। ठीक, आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? तो देखिए अभी तो ये तो तब से पढ़ते हुए हम आ रहे हैं कि कौन सी उपाधि थी, तो कविराज। अभी यहाँ भी हमने पढ़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कविराज। इसको डिस्क्राइब करने का जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का संदर्भ है। विधि, विधि मतलब क्या? उस टाइम गुप्त जो शासन था उस टाइम विधि मतलब क्या होता था? ये एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 का। तो विधि मतलब क्या होता है? तो विधि का सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक इकाई। क्या हो जाएगा? विधि मतलब प्रशासनिक इकाई। ठीक है, प्रशासनिक इकाई, विधि मतलब प्रशासनिक इकाई। ठीक है, गुप्त काल में ऊपर से नीचे तक प्रशासनिक प्रभागों का एक पदानुक्रम होता था। साम्राज्य को राज्य कहा जाता था, राष्ट्र और देश कहा जाता था। उसके बाद पृथ्वी और अन्य जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता था साम्राज्य को। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश के एक लड़की से विवाह? देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा भाई। अभी पूछा कि लिच्छवी, नहीं नहीं, जो समुद्रगुप्त का माता कौन से गण से थी, कौन से राज्य से, तो लिच्छवी हो गया। अब लिच्छवी वंश से की एक लड़की से विवाह किया था, किसने विवाह किया था? तो आप सबको पता है चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए क्वेश्चन पूछने का देखिए तरीका देखिए, पूछ वही रहा है, बस आपने अगर थ्योरी किया है तो देखिए घुमा फिरा का क्वेश्चन एक ही पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग कर दे रहा है बस। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबका चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी से, कुमार देवी से शादी किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। वाकाटक साम्राज्य की रानी रीजेंट प्रभावती गुप्ता कुबेर नाग और डैश की बेटी थी। तो देखिए वाकाटक साम्राज्य की रानी जो रीजेंट है वो प्रभावती गुप्ता कुबेर नाग और डैश की बेटी थी। तो किसके बेटी थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि गुप्त शासकों ने डैश नामक एक शुल्क लगाया था, मतलब टैक्स लगाया था, जो एक हल कर था, हल चलाने पे, जिसका भुगतान प्रत्येक उस किसान द्वारा किया जाता था जिसके पास हल था। मतलब जिसके पास भी हल होगा तो भाई आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, तो उसको क्या कहा जाता था? तो क्या? कर, टैक्स, शुल्क, हल कर। देखिए यहाँ पे आपको देखने से भी पता चल रहा है कि हल
कर, हल, हल से रिलेटेड आ रहा है तो हलो कर, मतलब जिसके पास भी हल होगा, हल जो हल चलाता है उसको हल कर देना पड़ेगा, उसको कहा कहते थे, हलु कर। इस तरह से हलु कर लगाया गया था गुप्त साम्राज्य के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हलु कर उन लोगों के लिए एक प्रकार का कर था जिनके पास गुप्त प्रशासन के दौरान हल था। तो इतने क्वेश्चन आप सबके गुप्त काल से रिलेटेड हैं, रिलेटेड थे अभी तक जो पूछे गए हैं, और यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, और यही सब क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन भी छिपे हुए थे जो मैंने आप सबको बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, और वीडियो पसंद तो आई होगी, तभी आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और अगर आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और भाई प्लीज़ अगर आप नए हैं हमारे चैनल में, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा चैनल थोड़ा सा बूस्ट हो और लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचे। तो धन्यवाद, बहुत ही मेहनत लगती है आप सबकी वीडियो बनाने के लिए, तो यार इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग हमारे लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जोहार झारखंड।